प्रशांत जी, देखिए चलिए, अब आपने कह दिया कि आप बिहार में ही खूंटागार कर रहेंगे और बिहार को बदलने की कोशिश करेंगे बिहार की ताकत के बूते, बिहार के लोगों के बूते। ठीक है, लेकिन देखिए बिहार के बारे में एक बात कही जाती है कि जो बिहार की पॉलिटिकल केमिस्ट्री है कि बिहार में 3 पॉलिटिकल ताकतें हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। और जिधर ये 2 होते हैं उधर ही सत्ता चली जाती है, हुकूमत चली जाती है। इस बात को 2019 के चुनाव में अमित शाह भी स्वीकार चुके हैं। तो जब ये 3 ताकतें मौजूद हैं तो इसमें फिर प्रशांत किशोर का स्पेस कहाँ बचता है और कहाँ दिख रहा है? आप कौन सा करिश्मा या कौन सा रोड मैप है कि आप बिहार में कुछ नया कर पाएंगे? देखिए, ये तो जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं तो ये एनालिसिस ऐसे है कि आप रियर व्यू मिरर में देख के चलाने वाली, पीछे की बात को देखने की। भाई आप किसी भी राज्य को, बिहार क्यों, आप कोई राज्य उठा लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ स्पेस खाली है। कोई ना कोई वहाँ सत्ता में होगा, कोई ना कोई ऑपोजिशन में होगा, कोई ना कोई ऑपोजिशन को चैलेंज कर रहा होगा। अगर 100 व्यक्ति वोट करते हैं किसी भी चुनाव में तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो 100 वोट तो उनमें बटा ही हुआ है। तो जब आप कहते हैं कि स्पेस खाली कहाँ है, तो स्पेस खाली जनता के दिमाग में होना है, पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं होना है। आप मुझे राज्य बता दीजिए कि प्रशांत जी ये राज्य है जहाँ पॉलिटिकल स्पेस खाली है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा भाई, आप जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं तो आप मुझे बता दें कि प्रशांत जी ये राज्य है जहाँ सिर्फ एक रूलिंग पार्टी ही है या सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी है, वहाँ चले जाइए, वहाँ स्पेस खाली नहीं होता है। स्पेस तो आपको संघर्ष करके खाली कराना पड़ता है और जनता खाली कराती है। जनता खाली कराती है, बिल्कुल कराती है। और आप देखिए, बिहार में आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आपको अनुभव भी लंबा है। एक जनरल सेंस बिहार में है कि कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल, आप ये सुनते हो, जनता के दिमाग में खुजली है, खुजली है या ये है कि भाई बहुत हुआ। हम लोगों ने एक, जैसे मैंने आपको कहा बुझ के बजने वाली, तो पिछले साल मैंने एक बिहार में स्टडी कराई। उसमें आपको जानकर हैरानी होगी, करीब 67-68% लोग, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि किस कास्ट के हैं, किस पार्टी के सपोर्टर हैं, किस दल को मानते हैं, किस नेता के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि नया ज्ञानेश्वर जी होने चाहिए कि प्रशांत किशोर होने चाहिए वो, लेकिन जो आपने स्पेस की बात कही, जो हम लोग समझते हैं, जितना भी मेरी समझ है उसके हिसाब से कि जनता के मन में वो स्पेस बना हुआ है। इसलिए कि एक 30-35 साल से व्यवस्था चली आ रही है, उसी को कभी चित कभी पट करके आप चला रहे हैं, और उससे जिस तरह का परिणाम लोगों को अपेक्षित था या जैसी आशा अपेक्षा थी जनता की, वो शायद उस पर खरा नहीं उतरे, या अगर उतरे भी तो भी लोकतंत्र की ये ताकत है। कई बार लोग समझते हैं कि चलिए ये बहुत हुआ, अब किसी दूसरे के साथ ट्राई करते हैं। जितने विकसित देश हैं, ये भी बात बिहार के लोगों को समझने वाली है, जितने विकसित देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ एक 10 साल का लिमिट है। आप अमेरिका में 10 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, चाहे आप जितने पॉपुलर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप 10 साल में जब 2 बार आप सत्ता में रह लिए तो आपने ऐसा, जो भी आपके दिमाग में, जो आपकी समझ, आपकी टीम की ताकत थी, वो तो सब आपने ट्राई कर लिया। अब किसी दूसरे को मौका दीजिए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि दूसरे बार के बाद जीत कर आना किसी भी पार्टी या सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। भारत में भी तीसरी बार, चौथी बार लोग जीतकर बहुत कम आते हैं, और जो आते भी हैं वो तीसरे और चौथे टर्म में आकर कोई आमूल चूल बड़ी बात कर दें, ऐसा कोई एग्जाम्पल देश में है नहीं। रूटीन गवर्नमेंट चल सकती है। मुझे लगता है कि बिहार में एक रूटीन गवर्नमेंट जो चल रही है, अच्छी है खराब है वो अलग चर्चा है, लेकिन रूटीन काम है। रूटीन ही जैसे पहले चला रहे थे वैसे चलाए जा रहे हैं, उससे जनता धीरे धीरे ऊब चली है, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब आपको लगता है कि बिहार में अब रूटीन गवर्नमेंट ही चल रही है, बिहार के पास या बिहार का जो नेतृत्व है उसके बाद आगे की कोई सोच नहीं है, जिसके कारण? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास आगे की सोच नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो तो सबके सामने है। मैं बार बार लोगों को समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ कि जो बिहार की स्थिति है आज, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग आज भी बिहार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा पलायन इस स्टेट से हो रहा है। ये तो सच्चाई है, ये किसी राजनीतिक विश्लेषण का मामला नहीं है, ये तूतू मैमे का विषय नहीं, ये चीज़ फैक्ट है। अब ये तब है जब आप 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप दावे जो करें, मैं कह रहा हूँ आपके सारे दावों को मैं मान रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग आके मुझे कहते हैं
कि क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने विकास नहीं किया? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल विकास किया। मैं तो सबसे सिरे से आगे से कह रहा हूँ कि उनके विकास किया, लेकिन उस विकास की रफ्तार या उसके आयाम ऐसे नहीं हैं जिससे कि बिहार की स्थिति बदले। जैसे मान लीजिए कि लालू जी ने गद्दी छोड़ी होगी, लालू जी जिस दिन सरकार में आए से 1990 में, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार की जो स्थिति थी देश में वो 28वें नंबर की थी, मतलब देश में सबसे निचले पायदान पर थे। जिस दिन नीतीश जी सरकार में आए 2004 में, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 2004-05 में, उस समय भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, मैं 4 इसलिए बता रहा हूँ कि डेटा तो 1 साल पहले का आता है, तो 2004 में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का नंबर था 28। अब आप 15 साल का आपने विकास किया तो 2022 में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप 28वें नंबर पर ही हैं। अच्छा, ये बात बिहार की जो मैंने शुरू किया था, मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहिए कि बिहार का जो ये अंडर परफॉर्मेंस है, आप बढ़ रहे हैं ये काफ़ी नहीं है, आप दूसरों के तुलना में कितना बढ़ रहे हैं ये भी देखना है। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के 15 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गिनती होती थी, वेल गवर्नड स्टेट्स। जितने विकास के मानक थे उसमें बिहार टॉप 10, टॉप 15 में होता था। जो 67 से यहाँ राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, कुछ लोगों ने मुझे ऐसा भी बताया कि आप सिर्फ लालू जी और नीतीश की बात क्यों कर रहे हैं। मैं लालू जी और नीतीश जी की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग बिहार की स्थिति के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये विकास की जो जर्नी रही है ये 67 से डगमगाना शुरू की है। 65 ऑनवर्ड्स बिहार रिलेटिव टू अदर स्टेट्स इज़ अंडर परफॉर्मिंग। मतलब समझिए अगर देश में 5% ग्रोथ है तो आप 4 से बढ़ रहे हैं या 3 से बढ़ रहे हैं, या कुछ राज्य ऐसे हैं देश में जो 8 के रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आप 2 के रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 67 से 90 तक आप पत्रकार रहे, आपको याद होगा ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, जिसमें 20 से ज़्यादा सरकारें आई और गई, जिसकी वजह से विकास, गवर्नेंस ये सब जो है वो हाशिए पर रहा। आप 50 और 60 के दशक में जो आपको शुरुआती दौर में जो बढ़त थी वो धीरे धीरे आपके हाथ से दूसरे राज्यों के मुकाबले निकल गई। अब जब 90 में राजनीतिक स्थिरता आई तो उस समय लालू जी की सरकार बनी। लालू जी का अपना एजेंडा, जब उनके लोग जो दावा करते हैं कि भाई विकास हुआ चाहे नहीं, हमारा एजेंडा सामाजिक न्याय था, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करके कह रहा हूँ कि हाँ भाई आपने सामाजिक न्याय की बात कही और हम मानते हैं कि आपने किया वो काम, लेकिन उस दौर में आर्थिक विकास के मानकों पर आप और पीछे चलते गए। फिर जो नीतीश जी का दौर है 2004-05 से, न्याय के साथ विकास, उसमें इन्होंने जो किया न्याय के साथ विकास, इसमें विकास इन्होंने ठीक है शुरुआत करी, ग्रोथ भी हुआ, लेकिन नीतीश जी के भी कालखंड को अब 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला 7-8 साल जिसमें कि पूरा का पूरा सरकार और राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसकी पूरी फोकस सिर्फ और सिर्फ विकास था। जो पहले 5 साल इन लोगों ने किया 2005 से 10, उसके परिणाम में उनको एक बड़ी बहुमत 2010 में मिली और उसी से फिर परेशानी शुरू हुई, क्योंकि उससे फिर आकांक्षाएं जो है वो बढ़ गई। जो 2 दल साथ में काम कर रहे थे उनकी आकांक्षाएं हो गई कि भाई मैं बड़ा कि आप बड़े, मैं क्यों नहीं आप क्यों, और सिर्फ बिहार क्यों, देश क्यों नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर फिर से शुरू हो गया 2012-13 से। आपने देखा भाजपा और नीतीश जी जो साथ में सरकार चला रहे थे वो अलग अलग हुए, फिर नीतीश जी ने अपने अकेले पे सरकार चलाई, फिर वो जब 14 में हार हुई तो उन्होंने मांझी जी को बना दिया कुछ समय के लिए, फिर मांझी जी को हटाकर खुद बने, फिर एक महागठबंधन हुआ, फिर 1.5 साल का महागठबंधन के बाद उन्होंने वापस फिर एनडीए में जाने का फैसला किया। अब ये जो सारी स्थिति है, फिर विकास कहीं पीछे नहीं रुक नहीं गया, वो पीछे चला गया। और प्रायोरिटी ये है कि कौन सा राजनीतिक समीकरण बनाएं और कैसे उसको होल्ड करें ताकि हम सत्ता में बने रहें।